नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस। और साइंस में ये हमारा एक अंतिम टॉपिक रह गया था उत्तक, जिसकी क्लास आज में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तक, ये टिश्यू। सबसे पहली बात तो ये कि उत्तक होता क्या है। उत्तक होता क्या है? एक कोशिकाओं का समूह। मतलब कोशिका जो आप समझते हैं बिल्कुल छोटी इकाई, उन कोशिकाओं से मिलकर के उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक से फिर अंग बनता है, तंत्र बनता है। सबसे छोटी तो होती है जैसे कोशिका। कोशिकाओं का पूरा एक गुच्छा होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी तब इससे बनेगा उत्तक। उत्तकों से मिलेगा बनकर मिलकर के बनेगा अंग, और अंगों से मिलकर के बनेगा तंत्र। इस तरीके से तो हमें पढ़ना है आज उत्तक। तो जहाँ पे क्या होता है कि कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उत्तक। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, कार्य और संरचनाओं में समान होती है, वो क्या कहलाता है आपका उत्तक। कि जिनकी कोशिकाएं समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक उत्तक बनाती है, और वो कोशिकाएं उत्पत्ति, कार्य और संरचनाओं में समान होती है। या कोई दूसरी डेफिनेशन देख लें कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य करने के लिए निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह, निश्चित स्थान पर निश्चित कार्य करने के लिए एक कोशिकाओं का विशिष्ट समूह द्वारा एक कार्य संपन्न किया जाता है, जिस समूह को क्या कहते हैं उत्तक। तो डेफिनेशन में आपको ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ ये समझना है कि कोशिकाओं से मिलकर के एक उत्तक बनता है। बहुत सारी समान कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे रक्त, ब्लड। रक्त भी क्या है? एक उत्तक होता है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो भोजन का परिवहन करता है। फिर पेशिया, पेशी, पेशी उत्तक। इस तरीके से कुछ उदाहरण है रक्त, फ्लोएम, पेशी। हमें आज उदाहरणों पे ही गौर करना है। मेन जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उदाहरण पे या उत्तक के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो उदाहरण देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा उत्तक है, या उत्तक के नाम से कोई चीज उसका उदाहरण पूछ लिया जाएगा। यही इसके क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये सरल उत्तक है, ये जटिल उत्तक है, डिफरेंस करवा दिया जाएगा। ये 3-4 तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले क्या कि आपको ये पता होना पड़ेगा कि पौधे पौधे क्या होते हैं? एक ही जगह स्थिर होते हैं। वो कहीं पे चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह खड़े होते हैं। इसलिए पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो प्राय क्या होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। वो डेड डेड सेल्स के बने हुए होते हैं ज्यादातर जो पौधों में उत्तक होते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्या होता है? पौधों को सीधा खड़ा रखना और उनको सहारा प्रदान करना। इस तरीके से जो उसमें उत्तक पाए जाएंगे वो उसमें मृत कोशिकाओं के बने होंगे। जबकि जंतुओं में क्या होता है? जंतु यहाँ से वहाँ विचरण करते रहते हैं, अपने शरीर अंगों का संचालन करते हैं। इस तरीके से जंतुओं में जो उत्तक पाए जाएंगे वो अधिकांश उत्तक क्या होते हैं? जीवित। जंतुओं में पाए जाने वाले अधिकांश उत्तक क्या होते हैं? जीवित। बस यही इनमें डिफरेंस होता है कि पौधों में तो अधिकांश होते हैं मृत, क्योंकि पौधों को कहीं जाना आना नहीं है, पौधों को हिलना डुलना नहीं है। जबकि इंसानों को, जंतुओं को, उनको विचरण करते रहना है, इसलिए उसमें अधिकांश जो उत्तक होते हैं वो जीवित होते हैं। अब उत्तकों में पूरा एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि उत्तक होते क्या क्या है, किस किस प्रकार से होते हैं। ये पूरा चार्ट आपके पूरे चैप्टर को कवर करेगा। इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो क्या ऊतक। ऊतक दो तरीके के ऊतक हम देखेंगे। सबसे पहले कि एक ऊतक तो पादपों में पाए जाने वाले ऊतक, या फिर हम दूसरे तरीके के देखेंगे जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। अब दो डिफरेंस जब हमने कर दिया, या तो पादपों में पाए जाने वाले या जंतुओं में पाए जाने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादपों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो पादपों में पाए जाते हैं, एक तो होता है या तो विभाज्योतक प्रकार का ऊतक होगा, या फिर उसमें होंगे स्थायी ऊतक। विभाज्योतक कौन सा होता है? जिनका समय के साथ में विभाजन होता रहे, वो आगे बढ़ते रहे, वो तो होते हैं विभाज्योतक। जबकि जो समय के साथ एक स्थायी रूप आकार प्रदान कर दें, वो स्थायी हो जाते हैं, वो स्थायी ऊतक होते हैं। ये पादपों में दो तरीके के ऊतक, एक तो विभाज्योतक और एक स्थायी ऊतक। अब विभाज्योतक के क्या प्रकार होते हैं? विभाज्योतक के भी 3 प्रकार होते हैं। या तो शीर्षस्थ होगा, या अंतर्वेशी होगा, या पार्श्वस्थ या पार्श्व होगा। ठीक है। विभाज्योतक में 3 तरीके के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। आपको इनको नामों को और चार्ट को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट बैठाना है। अगर ये चार्ट आपके दिमाग में फिट बैठ गया तो इनका बहुत बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे। सबसे पहले तो ऊतक हम 2 तरीके के पढ़ने वाले। पादप ऊतक जो पादपों में पाए जाएंगे, जंतु ऊतक जो जंतुओं में पाए जाएंगे। अब पादप ऊतक कैसे? पादप ऊतक में एक तो होते हैं विभाज्योतक प्रकार के ऊतक, विभाज्योतक, और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। ठीक है। अब विभाज्योतक के अंदर होते हैं 3 तरीके के, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। ये जो तीनों है, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। सबसे पहले हम सिर्फ विभाज्योतक की बात करते हैं, पूरा चार्ट हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले विभाज्योतक की बात करते हैं कि वह विभाज्योतक कौन से होते हैं। विभाज्योतक वो
जो कोशिकाओं के विभाजन द्वारा पौधों में निश्चित क्षेत्र में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, कि ऐसा ऊतक जो विभाजन के द्वारा पौधों में निश्चित क्षेत्र में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, वो होता है आपका विभाज्य ऊतक। अब कैसे? 3 तरीके का होता है। सबसे पहला शीर्षस्थ, दूसरा है अंतर्वेशी और तीसरा है पार्श्व। तीनों तरीके के जो विभाज्य ऊतक है, इनके तीनों का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले शीर्षस्थ का क्या काम होता है? शीर्षस्थ पौधों की जड़ों में या फिर तनों में पाया जाता है, या तो जड़ों में पाया जाता है या तनों में पाया जाता है। ये देखेंगे आप कि जड़ों या तनों में। कैसे पाया जाएगा? कि जड़ों या तनों के सिरों पे पाया जाता है, ऊपरी सिरों पर, जो ऊपरी सिरों पर पाया जाता है, और ये पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। पौधों की जो सीधी वृद्धि, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि शीर्षस्थ, शीर्षस्थ क्या करेगा? पौधों में सीधी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। जो पौधों की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, इसके लिए वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा शीर्षस्थ। सीधी वृद्धि शीर्षस्थ। शीर्ष सिर पे पाए जाने वाला, आप नाम से समझ सकते हैं कि शीर्ष है तो सिर पे पाया जाएगा। शीर्षस्थ या एपिकल, ये क्या करता है? जड़ों या तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है और लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ। दूसरा हम देखेंगे जैसे पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ क्या होता है? ये भी जड़ों और तनों में पाया जाता है, लेकिन ये क्या करता है? ये लंबाई में वृद्धि नहीं करके चौड़ाई में वृद्धि करता है। जैसे कि तना कितना मोटा होगा, टहनी कितनी मोटी होगी। तना इतना होता है, टहनी इतनी होती है, कुछ शाखाएं उसकी थोड़ी छोटी होती है, उनकी सबकी मोटाई अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है किस पे? पार्श्व विभाज्य तक पे। ये कहलाता है लेटरल। पार्श्व विभाज्य तक, ये भी वही जड़ों तनों, उनकी परिधि, परिधि या मोटाई, भाई कितना मोटा होगा वो डिपेंड करेगा आपके पार्श्व विभाज्य तक में। तो ये परिधि या मोटाई में वृद्धि करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये द्वितीयक वृद्धि भी करता है। ये तो हो गई आपकी प्राथमिक वृद्धि की लंबाई में वृद्धि, आपकी प्राथमिक वृद्धि हो गई, जबकि ये क्या करता है? आपके द्वितीयक वृद्धि। तो विभाज्योतक में 2 तरीके का आपने देखा, शीर्षस्थ क्या लंबाई में वृद्धि करेगा, और पार्श्वस्थ क्या जो मोटाई में या परिधि में वृद्धि करेगा। अब तीसरा है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या होता है? ये पौधों की पर्व संधियों में पाया जाता है। पर्व संधियों के पास में पाया जाता है। पौधों की जैसे शाखाएं निकलती है, ये जैसे कि जो शीर्षस्थ आपका विभाज्य तक पाया जा रहा था, अब शीर्षस्थ ऊपर पाया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे शीर्षस्थ पाया जा रहा है, थोड़े दिनों बाद में क्या होगा? पौधों की लंबाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे शीर्षस्थ था, ये वाला हिस्सा पहुंच गया यहाँ आगे, तो ये जो बीच का हिस्सा बढ़ा, इस बीच के हिस्से में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतर्वेशी यहाँ पे आकर के स्थान ले लेगा। और अंतर्वेशी के यहाँ से जैसे कोपलें निकलती है, अलग अलग शाखाएं फूटती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है अंतर्वेशी। तो ये कहाँ पाया जाता है? पर्व संधियों के पास में। तो मुख्यतः हमने ये देखा कि विभाज्योतक जो 3 तरीके का होता है। आप इधर देखेंगे, ये जैसे मान लीजिए कोई तना है, इस तने में सबसे पहले तो ये शीर्षस्थ जो ऊपरी सिरे में, यहाँ इस वाले सिरे में, ऊपरी सिरे में पाया जा रहा है आपके शीर्षस्थ। आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आपको ये देखना है, ध्यान से समझना है, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि शीर्षस्थ क्या जो ऊपरी सिरे में पाया जाएगा। रुको मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ ये मान लीजिए ये ऊपरी सिरा है, यहाँ पे आपके पाया जा रहा है शीर्षस्थ, जो पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो रहा है। फिर पार्श्वस्थ क्या हो रहा है? पार्श्वस्थ या सिरों पे या परिधि पे, यानी कि इसकी मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो रहा है पार्श्वस्थ। जो इसकी मोटाई, भाई इसकी परिधि कितनी होगी, ये इतना मोटा होगा या इतना मोटा होगा, इसके लिए जिम्मेदार होगा आपका पार्श्वस्थ विभाज्योतक। ये काम देखते हैं पार्श्वस्थ का। और जो अंतर्विष्ट विभाज्योतक है, अंतर्वेशी विभाज्योतक है, ये क्या करेगा? ये पौधों की पर्व संधियों के पास में, जैसे कि यहाँ पे पहले शीर्षस्थ था, फिर ये पौधा और ऊंचा हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रह गया, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? अंतर्वेशी। अब यहाँ से देख लीजिए, ये अलग निकल गई, यहाँ पे अंतर्वेशी रह गई, ये अलग निकल गई, इसके लिए जिम्मेदार होगा अंतर्वेशी। और ये क्या होता है? ये पौधों की पर्व संधियों के पास में पाया जाता है। पर्व संधियों के पास में पाया जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि पौधों की जो शाखाएं जो निकल रही है, उनकी लंबाई कितनी होगी। अगर ये ना हो तो ये समझ लीजिए आपकी शाखाएं भी पौधों, पेड़ पौधों जितनी बड़ी हो जाएगी, कईयों की शाखाएं मतलब जितना बड़ा खुद पेड़ है उतनी बड़ी उसकी शाखाएं निकल जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता कि पौधा खुद इतना होता है। जैसे पेड़ हम देखते हैं कि पेड़ इस तरीके से इतना है, तो उसकी शाखाएं केवल इतनी ही होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 3 तरीके के जो इसमें हुए, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्वस्थ, ये आपके टोटल 3 तरीके के हो गए। और ये हो गए आपके विभाज्योतक। विभाज्योतक आपने देखा, ये जिसमें शीर्षस्थ लंबाई के लिए, पार्श्वस्थ आपके मोटाई के लिए या परिधि के लिए। अब हम देखेंगे और बाकी कैसे। विभाज्योतक हमने देख लिया। दूसरा देखते हैं स्थायी ऊतक। ये भी पौधों में पाए जाते हैं। पौधों में पाए जाने वाला दूसरा ऊतक जो स्थायी ऊतक हो गया, इसमें एक तो होते हैं या तो सरल ऊतक या होंगे जटिल ऊतक। सरल ऊतक क्या है? जो सिंपल परतों में पाया जाए, सिंगल सरल।
सरल ऊतक। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक या दृढ़ोतक। मृदुतक या आपके दूसरा होगा स्थूल कोण ऊतक। यहां थोड़ा सा सही कर लीजिए कि मृदुतक या स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा क्या होगा आपके दृढ़ोतक। इसको आप इंग्लिश में भी नाम इसके याद रखने। इंग्लिश में नाम कैसे, कि मृदुतक को बोलेंगे पेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक को बोलेंगे कोलेनकाइमा, और दृढ़ोतक को बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों नाम आपको याद रखना, क्योंकि हिंदी से ज्यादा इसमें इंग्लिश नाम डायरेक्ट ऑप्शन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने। तो स्थायी ऊतक में सरल ऊतक तो कौन कौन से हो गए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और इसी तरीके से इसमें जो जटिल ऊतक है, जटिल ऊतक कौन कौन से हुए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सरल ऊतक। सरल ऊतक में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तब आपको पता चल सके कि ये सरल ऊतक है। सरल ऊतक क्या होता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें सारी कोशिकाएं समान होती है, वो सरल ऊतक। जबकि जटिल ऊतक में क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। ये आप देखेंगे सरल ऊतक। सबसे पहले हमने देखा था विभाज्योतक। विभाज्योतक तो क्या था, आपका जो विभाजित होकर के आगे बढ़ रहा है। जबकि स्थायी ऊतक जो स्थायी हो चुका। अब स्थायी हो चुका, स्थायी के अंदर हम देख रहे हैं सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो स्थायी ऊतक में क्या, कि ये विभाजन नहीं करता है, सीधी सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि स्थायी ऊतक विभाजन नहीं करता है। दूसरा क्या है कि ये दृढ़ होता है और इसका स्थायी आकार हो जाता है। ये दृढ़ होता है, स्थायी आकार हो जाता है। इसमें जो सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक में तो क्या है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जबकि जटिल क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं इसमें हो सकती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस से ज्यादा आपको इनके नाम और इनके प्रकार पता होने चाहिए। नाम कैसे, कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा में आपने क्या हुआ, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे कि पेरेनकाइमा क्या होता है, कि एपिडर्मिस, पहली बात तो जो सरल ऊतक है ये आपके एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है, आपकी जो बाहरी त्वचा होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ों के भी क्या होता है, पेड़ों की जो बाहरी छाल हो गई, बाहरी जो त्वचा हो गई, हर चीज की जो बाहरी त्वचा होती है वो आपकी एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस के नीचे पाया जाने वाला ऊतक है सरल स्थायी ऊतक। इसमें सबसे पहला हमने देखा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या होता है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, जो पतली कोशिकाओं से बना हुआ होता है। किसमें, पतली कोशिकाओं का बना होता है। पतली और सरल कोशिकाएं, पतली कोशिका भित्ति जो बिल्कुल पतली पतली कोशिका भित्ति होती है, और सरल कोशिकाएं होती है, उनका बना हुआ होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो क्या है कि जो मृदुतक है, मृदुतक कोमल है। कोमल क्यों है, क्योंकि ये पतली कोशिकाओं का बना हो रहा है। पहली चीज पतली कोशिका भित्ति द्वारा। दूसरी चीज क्या है कि ये जीवित कोशिकाएं होती है। इसमें जीवित कोशिकाएं होती है जिनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। ये आपकी तीसरी चीज ध्यान रखनी कि इसमें रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, कि इसमें काफी रिक्त स्थान होता है। ये आपका हो गया पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा के क्या है, कुछ प्रकार भी हो जाते हैं। पेरेनकाइमा अलग अलग चीजों में जाकर के उसके नाम बदल जाते हैं। कि जैसे पेरेनकाइमा अगर आपके क्लोरोफिल का संचय कर रहा है, क्लोरोफिल जो पादपों को हरा बनाता है या फिर भोजन का संग्रहण करता है, तो इस तरीके से जिन पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल का पाया जाए और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करे, उन पेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक, ये बोल सकते हैं। ये पेरेनकाइमा का एक उपविभाजन है। आप ये समझ लीजिए कि जो पेरेनकाइमा क्लोरोफिल पाया जाए जिनमें, या फिर प्रकाश संश्लेषण का वो कार्य करे, वो आपके कहलाते हैं क्लोरेनकाइमा। इसी तरीके से वो पेरेनकाइमा जो आपके जलीय पादपों में पाए जाते हैं, जलीय पादपों में, जलीय पौधों में पाए जाने वाले पेरेनकाइमा को क्या बोलेंगे, वो कहलाएंगे एरेनकाइमा। मिलते जुलते नाम है, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। एरेन मतलब जलीय पादपों में पाए जाने वाला, क्लोरेन नाम से पता लग रहा है कि क्लोरेन ये क्लोरोफिल, क्लोरेन। तो क्लोरोफिल जिसमें पाया जा रहा है वो क्लोरेनकाइमा। और पानी में जो पौधों के रक्षा कर रहा है, जो पानी में जो पौधे पाए जाते हैं उसके अंदर जो पाया जाने वाला है वो है आपका एरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा की आपने एक विशेषता देखी कि इसमें काफी मध्य रिक्त, इनकी मध्य क्या होता है, काफी रिक्त स्थान होता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है। जो वो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में हवा की कुछ गुहिकाएं या गुफाएं उसमें होती है। ये हो गया आपका पेरेनकाइमा। दूसरा था आपका कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा क्या है कि कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। पेरेनकाइमा में बिल्कुल पतली कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, जबकि इसमें क्या होगा,
इसमें पौधों के लचीलेपन का गुण इसी के कारण होता है। सबसे मेन स्थूल कोण ऊतक क्या होगा कि लचीलेपन का गुण जो पाया जाएगा वो आपके स्थूल कोण ऊतक के कारण पाया जाएगा। जैसे कि जब हवा चलती है, हवा चलती है तो पेड़ पौधे हिल पाते हैं लेकिन वो टूटते नहीं, या फिर आप टहनी को जब आप थोड़ी सी मोड़ दो तो वो टूटती नहीं है। वो उसका जो गुण होता है वो स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। उसमें जो स्थूल कोण ऊतक पाए जा रहे हैं या कोलेनकाइमा पाया जा रहा है उसके कारण उसमें लचीलेपन का गुण होता है, और जो पौधों को बिना टूटे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जैसे थोड़ी बहुत हवा चली है, थोड़ा बहुत आपने उसको मोड़ा टहनी को, तो वो टूटेगा नहीं। जब ज्यादा मोड़ दोगे तो टूटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसमें लचीलेपन का गुण पाया जा रहा है जो बिना टूटे उसकी यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहा है वो हो रहा है आपका स्थूल कोण ऊतक के कारण। अब इस ऊतक की कोशिकाएं भी क्या होती है, जीवित। सबसे पहली चीज इसमें ध्यान रखना है कि जीवित कोशिकाएं होती है। फिर इसके बाद में यह अनियमित ढंग से कोणों पर मोटी होती है, सब जगह मोटी नहीं होती, अनियमित ढंग से, किसी जगह मोटी होगी किसी जगह पतली, अनियमित ढंग से मोटी होती है। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो रिक्त स्थान हम पेरेनकाइमा में देख रहे थे वो काफी बड़ा बड़ा रिक्त स्थान तक गुहिकाएं पाई जा रही थी वायु की, इसमें वो रिक्त स्थान बहुत कम होता है, कम रिक्त स्थान होता है। अब ये कहाँ पाया जा रहा है कि जैसे कि पत्ती में, तने में आदि में उपस्थित होता है। पत्ती को आप यूं मोड़ दो तो मुड़ सकती है, लचीलापन होता है उसमें। और यह क्या होता है, यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में, पर्णवृत्त में पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस वही बाहरी त्वचा, उसके नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये तो हो गई आपकी पेरेनकाइमा और ये हो गई आपकी कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा में बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जा रही है, बड़ी बड़ी, जबकि इसमें थोड़ी छोटी। यहाँ पे क्या है, इनकी कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। तो इन दोनों को हमने देखा कि पेरेनकाइमा में क्या है जिसमें बड़ी गुहिकाएं पाई जाए, दोनों की कोशिकाएं जीवित होती है, उसमें भी जीवित थी, ये देखिए आप। यहाँ पे भी पतली कोशिकाएं थी, पतली भित्ति वाली, और जीवित कोशिकाएं थी, जीवित कोशिकाएं। और साथ में क्या है, इसमें रिक्त स्थान पाया जा रहा था। जबकि इसमें क्या है, जीवित कोशिकाएं लेकिन रिक्त स्थान थोड़ा कम है, रिक्त स्थान इसमें उसकी तुलना में कम है। और ये क्या है, लचीलेपन, लचीलेपन का गुण होता है। और यांत्रिक आधार मतलब यांत्रिक सहायता, उसको सीधा खड़ा रहने के लिए उसमें लचीलेपन का गुण, ये आपका स्थूल कोण ऊतक के कारण। तीसरा है आपका दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होता है, ये कठोर ऊतक होता है। यह ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। यह ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। सबसे पहली चीज, उन दोनों को हम देख रहे थे उनमें कोशिकाएं कैसी थी, जीवित, जबकि इसमें कोशिकाएं कैसी है, मृत। साथ में ये लंबी होती है। अब मृत कोशिकाएं कैसे, कि पौधों में जैसे आपने देखा कि नारियल की छाल में, नारियल जो होता है, नारियल की जो छाल होती है उसमें रेशेयुक्त छिलके होते हैं। तो ये रेशेयुक्त छिलके किसके बने हुए होते हैं, ये आपके स्क्लेरेनकाइमा के होते हैं। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नारियल के रेशेयुक्त छिलके में कौन से प्रकार का ऊतक होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, या फिर दृढ़ोतक, स्क्लेरेनकाइमा, किसी भी तरीके का आपको एग्जाम्पल देकर के पूछा जा सकता है। इसलिए एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधे आपसे पूछ लिए जाएंगे कि नारियल के रेशेयुक्त छिलके में आपके कौन से प्रकार का ऊतक पाया जाता है। ठीक है। अब इसके ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। यह एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें क्या होता है कि लिग्निन के कारण इसकी भित्ति मोटी होती है। इसकी भित्ति काफी मोटी होगी। सबसे पहले हमने देखा पेरेनकाइमा, उसकी भित्ति पतली थी, बिल्कुल लचीला था। फिर हमने देखा कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, जो क्या है उसकी गति के लिए, यांत्रिक गति के लिए या फिर उसमें लचीलेपन के गुण के लिए वो क्लोरेनकाइमा। और फिर स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किसके लिए, उसकी कठोरता के लिए, पादप कितना कठोर होगा उसकी कठोरता के लिए स्क्लेरेनकाइमा। और जो कठोरता के लिए जो गुण है वो आपके लिग्निन के कारण होता है। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, यानी कि इसमें जो लिग्निन पाया जा रहा है उसके कारण इस ऊतक की भित्ति मोटी होती है। और इसके भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। सबसे हमने देखा पेरेनकाइमा में एक बड़ा आंतरिक स्थान, बड़ा स्पेस पाया जा रहा था, कोलेनकाइमा में थोड़ा छोटा स्पेस पाया जा रहा था, जबकि दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा में इनके बीच में कोई भी आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। ये हो गया आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब इसमें क्या है कि यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। कहाँ कहाँ पे होता है ये, कि जैसे बीज या फिर फलों के कठोर छिलके, फलों के कठोर छिलके, जैसे कि हमने क्या देखा, एक एग्जांपल नारियल, नारियल के जो रेशेयुक्त छिलके हैं उसमें, रेशेयुक्त जो छिलके हैं उसमें क्या पाया जा रहा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये आपका हो गया पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक, ये आपके हो गए सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक पौधों में
स्थायी ऊतक में सरल स्थायी ऊतक, दूसरा था आपका जटिल स्थायी ऊतक। अब जटिल स्थायी ऊतक केवल आप एक बार थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल स्थायी ऊतक को और देख लीजिए, उसके बाद में हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे और आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जटिल स्थायी ऊतक कैसे। कि जटिल स्थायी ऊतक आप देखेंगे ये रहा कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर के बने होते हैं वो जटिल स्थायी ऊतक है। सरल स्थायी में क्या है कि केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं थी, जबकि जटिल स्थायी ऊतक में क्या है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर के बने होते हैं और एक साथ एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, वो आपके कहलाते हैं जटिल स्थायी ऊतक, जिसके दो एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इसके दोनों एग्जाम्पल है। जाइलम क्या होता है कि जाइलम के अंदर पाया जाएगा आपके वाहिनिका, ये ट्रेकिड इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिड, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम रेशे, रेशे फाइबर, ये चीजें जाइलम के अंदर पाई जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो इसमें बनता है कि जाइलम क्या कार्य करता है। इसका कार्य है, जो जाइलम का जो कार्य है, कार्य इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जा चुका है कि जाइलम पानी और खनिज लवणों का, पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है। अब हम देखते हैं कि पानी हम कहाँ डाला जाता है, पौधों में पानी डाला जाता है, जड़ों में, जड़ों में या जमीन में जब आप पानी डालते हैं तो जड़ों से होकर के वो पानी ऊपर की तरफ पूरी उसकी पत्तियों तक, तनों तक, शिराओं तक, सब तक वो पानी पहुंचता है। और खनिज लवण मिट्टी के अंदर जो हम खाद वाद डालते हैं उसके द्वारा जो खनिज लवण वो जो पहुंचते हैं वो आपके पहुंचते हैं जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, इसलिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि जाइलम क्या करता है, पानी और खनिज लवण का जड़ों से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उसका संवहन करता है। आप नाम से भी इसका रख सकते हैं याद कि जाइलम जल, जाइलम क्या कर रहा है, जल लेकर के जा रहा है, जाइलम जल, नाम से आपको पता लग रहा है कि जाइलम जल, जल लेके जा रहा है वो जाइलम। दूसरा है आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम के अंदर पाई जाएगी चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशे, ये सारी चीजें फ्लोएम के अंदर पाई जा रही है। लेकिन इसमें एक मेन बात यह है कि जो फ्लोएम रेशे है, बाकी सारी तो चीजें सजीव है, उसके अंदर भी बाकी सारी चीजें सजीव या जीवित कोशिकाएं थी, लेकिन जो ये फ्लोएम रेशे हैं, ये फ्लोएम रेशे जीवित कोशिका नहीं होते, ये एक मृत कोशिकाएं होते हैं। ये आपको याद रखने वाला फैक्ट है कि फ्लोएम रेशे क्या होते हैं, ये एक मृत कोशिका होती है, जबकि बाकी की सारी जो है वो आपकी जीवित कोशिका है। जाइलम में भी जो पाई जा रही है वो आपकी जीवित कोशिका है। सिर्फ और सिर्फ एक इसका ध्यान रखना है कि फ्लोएम रेशे क्या है, फ्लोएम रेशे आपकी मृत कोशिका है। दूसरी चीज इसमें क्या याद रखनी है कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य, कार्य आपको सबसे ज्यादा याद रखना है वो है फ्लोएम पत्तियों से, जो पत्तियां हमारा क्लोरोफिल भोजन, सूर्य के प्रकाश में जो भोजन बनाती है, उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। फ्लोएम फ्लो करके लेकर के जाता है, नाम से आप याद रख सकते हैं कि फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लो करके भोजन को नीचे की तरफ लेकर के आ रहा है, भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है, भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है। कहाँ से, पत्तियों से, पत्तियां जो पौधों का भोजन का निर्माण करती है वहां से लेकर के भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक, तड़ों तक, तनों तक, जड़ों तक, पत्तियां, शाखाएं, डालियां, सब जगह तक इसका जो भोजन था, भोजन को फ्लो करके लेकर के जा रहा है फ्लोएम, सारे सभी भागों तक पहुंचा रहा है, पत्तियों से सभी भागों तक। तो ये हो गए आपके जटिल ऊतक। अब आप इसमें देखिए दोबारा कि हमने क्या देखा, ऊतक, जो पादप ऊतक और जंतु ऊतक, दोनों तरीके के ऊतक हमें पढ़ने। अब पादप में हम पढ़ रहे थे सबसे पहले विभाज्योतक। विभाज्योतक क्या, जो विभाजित होकर के नए आगे बढ़ते रहते हैं, वो तो हो गया आपके विभाज्योतक। जबकि स्थायी ऊतक क्या, वो स्थायी हो चुके हैं। अब विभाज्योतक में क्या, शीर्षस्थ जो ऊपर की तरफ पाया जा रहा है और तने की, जो तने या जड़ों की लंबाई के लिए उत्तरदायी हो रहा है वो आपका शीर्षस्थ। फिर आपका पार्श्वस्थ क्या, जो तने और जड़ों की मोटाई के लिए उत्तरदायी हो रहा है वो आपके पार्श्वस्थ या पार्श्व विभाज्योतक। फिर अंतर्वेशी क्या, अंतर्वेशी जो न तो उसकी लंबाई के लिए जिम्मेदार है न उसकी मोटाई के लिए जिम्मेदार है, वो उसकी जैसे शाखाएं निकलती वहां पे पर्व संधियों के पास में ही पाया जाता है, वो आपका अंतर्वेशी, पर्व संधियों के पास में पाया जाने वाला विभाज्योतक अंतर्वेशी। ये तो होगा आपके विभाज्योतक। दूसरा हम देखेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक कैसे, कि जो सरल ऊतक और जटिल ऊतक, दोनों ऊतकों में हम इसको मान सकते हैं। सरल ऊतक तीन तरीके का हमने देखा कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या, जो मृदुतक, कोमल, बिल्कुल मृदु कोमल, नाम से पता लग रहा है कि मृदुतक। अब इसमें क्या होगा, इसमें पतली कोशिका भित्ति पाई जाएगी, पतली कोशिका भित्ति, स्पेस, उसमें जो रिक्त स्थान है उनके बीच में बड़े बड़े रिक्त स्थान होंगे जिसमें हवा की गुहिकाएं पाई जाएगी।
कि पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसमें उनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है, और इस रिक्त स्थान के कारण क्या होता है, वहां पे हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती है। ये आपका होगा पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा को अलग अलग नामों से बोले जाते हैं कि पेरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा बोल सकते हैं, कब, जब ये काम कर रहा है हरित लवक या हरित लवक के क्लोरोफिल का संश्लेषण का कार्य कर रहा है, तब तो इसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। और जब ये जलीय पादपों में पाया जा रहा है, तब उसको बोलेंगे एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है, एक प्रकार का पेरेनकाइमा ही है जो जलीय पादपों में पाया जा रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन बच जा रहा है कि जलीय पौधों में पाई जाने वाले पेरेनकाइमा को क्या बोलेंगे, ऑप्शन है आपका एरेनकाइमा। ये हो गया आपका पेरेनकाइमा। फिर स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, इसकी जो रिक्त स्थान था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कि इनके बीच में जो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये पौधों के लचीलेपन, पेड़ पौधों के लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होगा। लचीलेपन, उनको यांत्रिक सहायता, जैसे पौधे जो हिलते हैं वो टूटते नहीं है, हिलने के बाद में वो टूटते नहीं थोड़े बहुत, वो आपका स्थूल कोण ऊतक के कारण। और इसमें एक काम की बात है कि यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। अब ये कहाँ उपस्थित होता है, जैसे पत्ती में, तने में, इनमें आदि उपस्थित होता है स्थूल कोण ऊतक। फिर आपके देखेंगे दृढ़ोतक। दृढ़ोतक, दृढ़ नाम से पता लग रहा है कि दृढ़ या मजबूत। दृढ़ोतक स्क्लेरेनकाइमा, इंग्लिश का नाम आपको याद रखना है इन तीनों का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये आपका दृढ़ोतक है नाम, हिंदी नाम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि दृढ़ जो कठोर होगा, यह पौधों के कठोर और मजबूत बनाता है। कठोर और मजबूत बनाएगा, यानी कि इनके बीच में जो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, आंतरिक स्थान बिल्कुल नहीं होता। और इसकी जो सारी कोशिकाएं होती है वो आपकी मृत होती है, जबकि उन दोनों की कोशिकाएं जीवित होती है। इनकी कोशिकाएं मृत होती है। एग्जाम्पल आपको पता है कि नारियल के रेशेयुक्त छिलके, नारियल के रेशेयुक्त छिलके में आपके पाए जाने वाला जो ऊतक है वो है आपका दृढ़ोतक। क्योंकि दृढ़ होते हैं, आप देखेंगे नारियल को जब आप छीलते हैं तो उसके कितने दृढ़ छिलके होते हैं, आप उसको जब हाथ से छील रहे होते उसको आप उसको तोड़ नहीं सकते एक तरह से। तो ये आपके नारियल के रेशेयुक्त छिलके में जो मृत कोशिकाएं हो रही है वो आपके दृढ़ोतक है। और जो इस ऊतक की भित्ति मोटी होती है, वो मोटी किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये कहाँ पाया जाता है, जैसे कि बीजों में, फलों में, उनके कठोर कठोर छिलकों में ये आपके पाया जाता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट कि लिग्निन के कारण इस ऊतक की भित्ति मोटी होती है। अब आपने देखा जो इसमें दूसरा था जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में क्या है, एक से अधिक प्रकार के पाए जा सकते हैं। तो एक से अधिक प्रकार के कौन से, जाइलम और फ्लोएम। ये आपने देखा जो इसमें जाइलम और फ्लोएम दो तरीके के जो इसमें पाए जा रहे हैं। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जल का संवहन करता है, जल और खनिज लवणों को ऊपर की ओर लेकर के जा रहा है। जबकि फ्लोएम, फ्लोएम क्या कर रहा है, जो पत्तियां जो भोजन बना रही है उस भोजन को फ्लो करके बाकी सभी भागों तक पहुंचा रहा है। इन दोनों में आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है दोनों, कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण, नाम से याद पता लग रहा है कि जाइलम जल, फ्लोएम फ्लो कर रहा है किसका, भोजन का, भोजन का फ्लो करके नीचे की ओर लेकर के आ रहा है। पत्तियों से अन्य सभी भागों तक, पौधों के अन्य सभी भागों तक जो भोजन का फ्लो कर रहा है वो आपका फ्लोएम, और जाइलम के जल और खनिज लवणों का लेकर के जा रहा है। ये आपके हो गए आपके पादप ऊतक। अब पादप ऊतक आपने इतना ही पढ़ा है, कुछ एक इसमें स्पेशल फैक्ट है जिसको आप देख लेंगे। इतने आपने पढ़ लिया तो ये पादप ऊतक आपका आधा पार्ट आपका हो गया। अब जो बचा हुआ है वो आपका जंतु ऊतक है, वो आपका बाकी का आधा पार्ट है। सबसे पहले हम इस ऊतक में कुछ एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट हम देख लेते हैं। वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एपिडर्मिस। हमने बीच में देखा कि एपिडर्मिस क्या होती है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, ये प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी हुई होती है जो पौधों के सभी भाग की रक्षा करती है। कोशिकाओं की एक परत होती है जो पौधों के सभी भाग की रक्षा करती है। ये जो एपिडर्मल कोशिका है, यह पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक क्या होता है, मोम जैसी परत बनाती है। मोम जैसी परत बनाती है, ये समझ लीजिए प्लास्टिक जैसी है, मोम जैसी चिकनी परत बनाती है, जो क्या करती है, जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। मतलब ये जो परत बना रही है आपके एपिडर्मल कोशिका, उस परत के कारण उसमें जो जल क्षय होता है उससे उसको रक्षा प्रदान कर रही है। एक तो जल क्षय नहीं हो रहा, और दूसरा जो परजीवी कवक उस पर आक्रमण करते हैं उससे भी उसकी रक्षा होती है। ये जो मोम की परत बना रही है उसको भेद करके वो अंदर नहीं आ पाते। एक तो परजीवी कवक, और जल का जो क्षय हो रहा है उसको भी वो कम करती है या रोकती है। ये क्या है आपका एपिडर्मिस। कहाँ पाई जाएगी, ये उसकी पूरी सतह पर, पौधे के हर एक भाग पर, पूरी उसकी सतह पर पाई जाएगी वो आपकी एपिडर्मिस या एपिडर्मल कोशिका।
फिर क्या कहते हैं कि यह बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। इसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान, खाली स्थान नहीं बचता और एक अछिन्न लगातार एक पूरी एक परत बनाती है, जो क्या कहते हैं, अब ये आपकी एपिडर्मिस कोशिका, ये केवल आपको समझाने के लिए था कि एपिडर्मल कोशिका होती क्या है, एपिडर्मिस क्या होता है। अब इसमें कुछ जो काम याद रखने वाले फैक्ट है वो क्या है कि शुष्क स्थानों पर जो मिलने वाली एपिडर्मिस कोशिका है वो आपकी मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि शुष्क स्थान है, धूप तेज पड़ रही है, पानी की वहां पे कमी है। अब पानी की कमी है पहले ही, और फिर जब धूप उसका पूरा पानी सोख लेगी तो वो तो पौधे मर जाएंगे। इसलिए वहां पे क्या होगा, एपिडर्मिस जो कोशिका है, एपिडर्मल कोशिका है, वो मोटी होती है, ताकि जो जल का क्षय हो रहा है, जो सूरज की किरणों के कारण जो पौधे वाष्प पानी जो वाष्प बन के उड़ रहा है, उससे उसकी रक्षा कर पाए। तो जल के क्षय के विरुद्ध वो एक परत का निर्माण करती है। ये है आपकी एपिडर्मस कोशिका। एक और कुछ फैक्ट है कि स्टेमेटा, स्टेमेटा क्या होता है कि पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र। पत्तियां आपने देखी किसी पौधे की, जब पत्ती को आप देखेंगे, अगर गौर करके देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। वो छिद्र क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे छिद्र। वो छिद्र कहलाते हैं आपके स्टेमेटा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वो जो छिद्र है वो छिद्र आपके कहलाएंगे स्टेमेटा। इस छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन उन छिद्रों के माध्यम से होता है और वो छिद्र कहलाते हैं आपके स्टेमेटा। सिर्फ आपको नाम पता रखना है कि स्टेमेटा क्या होते हैं। फिर एक और चीज कि जो एपिडर्मल कोशिका हमने देखी कि एपिडर्मल कोशिका ये क्या करती है, ये जड़ों, ये मतलब जड़ों में भी जो एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती है, ये पानी को सोखने का कार्य करती है। पानी को सोखने का कार्य कौन करती है? जड़ों की एपिडर्मल कोशिका। फिर आप दूसरी चीज देखेंगे, क्यूटिन। क्यूटिन क्या होता है? ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्टोमेटा क्या होता है, क्यूटिन क्या होता है, सुब्रिन क्या होता है, लिग्निन क्या होता है। नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लिग्निन आपको पता है, ये भी हमने देखा, ये रहा दृढ़ोतक। दृढ़ोतक में जो इसकी भित्ति मोटी होती है, वो मोटी किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। और लिग्निन के कारण ये पत्ती, ये एपिडर्मस क्या होता है, एक सतह मोम की परत बनाती है। दूसरे फिर हम देखेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा एक छिद्र होते हैं जो पत्ती पत्ती पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर क्यूटिन क्या है? क्यूटिन मरुस्थलीय पौधों की बाह्य सतह पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस कोशिका। मरुस्थलीय पौधों की बाह्य सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। जो मरुस्थल में जो कोशिका, जो एपिडर्मिस कोशिकाएं पाई जा रही है, उसमें क्यूटिन का लेप होता है, जो उसके जो जल अवरोधक वाला क्षमता है उसको और ज्यादा बढ़ाता है। तो क्यूटिन क्या होता है? वही जो मोम जैसी परत की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एपिडर्मिस कोशिका, उसी के ऊपर एक और क्यूटिन का लेप होता है, जो क्या करता है, मरुस्थलीय पौधों में जल को अवरोधक रासायनिक, मतलब जल अवरोधक एक रासायनिक पदार्थ है जो जल का वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। यह है आपका क्यूटिन। फिर सुब्रिन क्या है? सुब्रिन, ये भी आपको याद रखना है कि सुब्रिन क्या है। ये आपके पौधों की भित्ति और छाल में पाया जाता है, जो कि हवा एवं पानी के लिए इनको अभेद्य बनाता है। आपने देखा पेड़ के जो तने होते हैं, छाल होती है, उसमें से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और पानी भी आर पार नहीं जा सकता। वो किसके कारण होता है? आपके सुब्रिन के कारण। और यह एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात है, यह पौधों में घाव भरने के लिए मदद करता है। जब पौधे थोड़े से, जैसे हवा से हल्की सी टहनी टूट गई तो थोड़े दिनों बाद में वो वापस जुड़ जाती है, जुड़ने की क्षमता रखती है कुछ पौधों में। ये क्या होता है, पौधों में जो छोटा मोटा जो घाव होता है उसको भरने की क्षमता रखता है वो आपका सुब्रिन। घाव भरने की क्षमता कौन रखता है? घाव भरने का गुण ये होता है आपका सुब्रिन के कारण। अब आपको ये फैक्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि स्टोमेटा क्या है? पत्ती पर पाए जाने वाले छिद्र जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर क्यूटिन क्या है? मरुस्थलीय पौधों पर जो आपके ये पाई जा रही थी एपिडर्मिस, उसके ऊपर जो लेप होता है वो क्यूटिन, क्यूटिन का लेप होता है। सुब्रिन क्या है? सुब्रिन पौधों में जो घाव है उनको घाव को भरने में मदद करता है। और ये क्या है? पौधों की भित्ति और छाल में पाया जाता है, ताकि क्या है, उसमें पानी और जल और हवा को आर पार नहीं जाने देता। ये है आपका सुब्रिन। और एपिडर्मिस आपको पता ही है। एपिडर्मिस के अलावा लिग्निन क्या है? पौधों की जो ऊतक है उसकी भित्ति को मोटी करता है। आप केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। और ये आपके पास में हो गया है इसका ऊतक का ये आधा पार्ट, जिसमें हमने देख लिया पादप ऊतक। पादप ऊतक में विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में सरल और जटिल। इतना पार्ट अगर आपने देख लिया तो आप इसका रिवीजन कीजिएगा। कल इसी के एक क्लास को आज थोड़ी कम कर रहे हैं, ताकि क्या है, इसमें नाम थोड़े हार्ड होते हैं। आप इतना कर लोगे तो बाकी का जो बचा हिस्सा है जंतु ऊतक, ये भी आपकी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा।
तो इतना आप कर लोगे, इसको याद कर लोगे, तो कल की क्लास में हम मिलेंगे जंतु ऊतक के साथ में और इसके क्वेश्चंस के साथ में। इसके क्वेश्चंस में आपको जो बताऊंगा वो आपको खुद को आने चाहिए। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की कि जो जो फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, वरना आप ऊतक की अगर गहराई में जाते जाएं तो आप डूब जाएंगे। इसका गहराई कभी खत्म नहीं होने वाली गहराई है, आप ये समझ लीजिए। जो एनसीईआरटी 10th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उसके लिए आपने जो ये इतना सा देखा ये आपका काफ़ी होता है। ये आपने देख लिया पादप ऊतक, और कल हम मिलेंगे जंतु ऊतक के साथ में। मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।